आपका मस्तिष्क असंतुलित तो नहीं दोस्तों। आइए संतुलित और असंतुलित मस्तिष्क को समझते हैं। संतुलित मस्तिष्क वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। यदि कभी उससे भूल हो जाती है तो वह तुरंत संभल जाता है। संतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्ति में कुछ ऐसी श्रेष्ठता और योग्यता होती है कि उसके सम्मुख हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। कारण यह है कि वह विपत्ति के समय शांत रहता है, स्थिर रहता है, गर्म नहीं होता। वह क्रोध या उत्तेजना में नहीं आता। जिस तरह एक उत्तम यंत्र में प्रत्येक पुर्जे का उपयुक्त आकार होता है, उसी प्रकार एक संतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्ति का हर एक गुण उचित मात्रा में विकसित होता है। हर प्रकार की परिस्थितियों में मस्तिष्क का संतुलन कायम रखना एक विलक्षण गुण है। इससे प्रकट होता है कि उस व्यक्ति में संतुलित शक्ति कितनी अधिक है, उसका अंग अंग उसके कितने वश में है, उसमें आत्म संयम कितना है। जब मस्तिष्क संतुलित होता है तब निर्णय स्पष्ट होता है। तब निर्णय एक तरफ को झुका हुआ नहीं होता। असंतुलित मस्तिष्क वाला व्यक्ति हमेशा एक पक्ष को लेके चलता है। वे अपना तर्क नहीं लगाता। मस्तिष्क कोई भी निर्णय दुर्बलता, हठ, दुराग्रह या अंधविश्वास से नहीं करता। यह संतुलित मस्तिष्क का पहचान है। शांत मस्तिष्क ठीक अनुमान करता है, सही अनुमान लगा लेता है कि आगे क्या होगा। एक संतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्ति में आत्मसम्मान अवश्य होगा। वह अस्थिर नहीं होगा, संदेह, भय, चिंता आदि में नहीं फंसेगा। उसमें एक आत्मविश्वास होगा कि वह अवसर की आवश्यकताओं में अपने आप को ढालकर काम को पूरा करने में सक्षम होगा। उस व्यक्ति में मानसिक संतुलन होगा। वह हर बात की और हर काम की नाप तोल करके परख लेगा। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं और अपने कार्यों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको घृणा, द्वेष, स्पर्धा और बदले की भावना को अपने मन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे मन की शांति ही नष्ट नहीं होती, समय भी बर्बाद होता है और मनुष्य भी कुटिल हो जाता है, चालाक हो जाता है। विपत्ति और संकट ही तो मस्तिष्क के संतुलन की कसौटी है। ऐसे मौके पर जो शांत और स्थिर मन से चिंतन और कार्य करता है वह संकट से जूझने में सफल होता है और विपत्ति के समुद्र को हंसते मुस्कुराते पार कर जाता है। उस व्यक्ति पर आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी का काम डाल दें, वह उसे हंसते हंसते पूरा करके दिखाने में सफल रहेगा। संतुलित मस्तिष्क वाला व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है। वह पलायन में विश्वास नहीं रखता। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करता है। उसके सारे निर्णय ठीक होते हैं। उनके भिन्न भिन्न गुणों में ऐसा तालमेल होता है कि वे आपस में मिलकर उसे निरंतर सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। उसका यह गुण उसके जोश और उत्साह को दोगुना करता है। वह उसे क्रोधित या हतोत्साहित नहीं होने देता। अंत में वह विजयी होता है। सफलता, समृद्धि और ख्याति का एक निश्चित नियम है। यह नियम गणित के नियम की तरह अटल होता है। ये तभी प्राप्त होता है जब इस नियम का पूर्ण मनोयोग से पालन किया जाता है। जो व्यक्ति असफलता की बात सोचता है उसे प्राप्त करना उसके वश का रोग नहीं है। सफलता युक्त चिंतन को ही सफलता का वरदान प्राप्त होता है। संतुलित मस्तिष्क वाला हर बात को बारीकी से देखता है, परखता है, उसकी छानबीन और परीक्षा करता है। मस्तिष्क का संतुलन प्रतिभा या विशेष बुद्धि से बढ़कर गुण है। यह गुण अन्य सभी गुणों को बढ़ाता है, उसमें समन्वय लाता है और समय समय पर उनसे ठीक काम लेकर मनुष्य को सच्चे अर्थों में महान बनाता है। जिसका मस्तिष्क संतुलित होता है उसे
बड़ी से बड़ी विपत्ति भी डांवाडोल नहीं कर सकती। उसके कदम मजबूत होते हैं, उसे आंधी का झोंका उड़ा नहीं सकता। एक अच्छे विकसित पेड़ की सभी शाखाएं समान रूप से पुष्ट होगी, उसमें एक समान फूल और फल लगेंगे। इसी प्रकार संतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्ति के हर एक गुण का विकास एक दूसरे के तालमेल से होगा। क्या आपका मस्तिष्क स्वस्थ तथा संतुलित है? मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ व पूर्ण व्यक्ति की पहचान है। यह एक जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति अपने परिवेश से अच्छा समायोजन स्थापित करता है। वास्तव में समायोजन ही मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। संतुलित और स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लक्षण। ऐसे व्यक्ति अपना सही मूल्यांकन करता है, उसे अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है, वह अपने दोषों को स्वीकार कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी उलझनों कठिनाइयों का विश्लेषण कर उन्हें कम से कम करने में सफल रहता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने बारे में ही नहीं सोचता, वह सबके सुख में अपना भला खोजता है। अपने सामाजिक संबंधों को संतुलित और सुलझा हुआ रखता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक एवं व्यवहारिक रहता है। ऐसा व्यक्ति सपनों के महल में नहीं, यथार्थ के कठोर धरातल पर चलता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्यों के अनुसार योजनाएं बनाता है। ऐसे व्यक्ति में सामाजिकता रहती है। बाहर के लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक संपर्क बनाना इसे अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सहज एवं सहृदय होता है, इसे झूठ और दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति में मानसिक ग्रंथियां एवं अंतर्दर्द नहीं रहते। इसका व्यक्तित्व संपूर्ण होता है। इसके भीतर ना तो कोई कटुताएं पाई जाती है और ना ही कोई भीतरी संघर्ष। ऐसे व्यक्ति ग्लानि, हीन भावना, अहंकार और विकारों से मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति का मनोबल सदा उच्च रहता है। ऐसे व्यक्ति पूरे जोश व उत्साह से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। जीवन के संघर्ष में सदा विजय की आशा लेके चलता है। असंतुलित व अस्वस्थ मस्तिष्क को ठीक करने के उपचार। पहला, चिंता। चिंता हर दुखों की जड़ है और जब तक हम चिंता को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम मस्तिष्क को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा मस्तिष्क संतुलित नहीं हो पाएगा। चिंता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे निराशा, हताशा, असुरक्षा की भावना। चिंता से मुक्ति का प्रथम उपाय विश्वास तथा समर्पण की भावना है। हमें जो मिलना है मिलकर रहेगा और जो भी होगा उस परमात्मा की इच्छा अनुसार से होगा। ऐसा भाव मन में पूर्ण निश्चिंता जगा देती है। ऐसे ही भय रहित चिंता मुक्त भाव अपनाकर आप अपनी समस्याओं को सरलता से सुलझा लेते हैं। चिंता से मुक्ति का दूसरा उपाय यह है कि चिंता होने पर आप अपने मनोभावों में परिवर्तन करके, मूल्यों का समायोजन करके, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाकर अपनी चिंताओं से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक तथा मानसिक विश्राम भी चिंता से मुक्ति दिलाता है। दूसरा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन। प्राय असफलता मिलने पर मनुष्य हताश व निराश हो जाता है। हताशा का एक कारण संघर्ष तथा भीतरी द्वंद्व है। द्वंद्व प्राय मनुष्य की भीतरी वृत्तियों में तथा संघर्ष बाहरी वातावरण की शक्तियों से होता है। भारतीय विचारकों के अनुसार निराशा का निवारण करने के लिए आपको सबसे पहले उसके मूल कारणों को खोजना चाहिए। ये कारण प्राय आत्मविश्लेषण द्वारा खोजे जा सकते हैं। ये कारण मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक कोई भी हो सकते हैं। निराशा का निराकरण कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। यदि हम अपना कर्तव्य करते रहें और फल की इच्छा
या फल की चिंता न करे तो निराशा या हताशा उत्पन्न ही नहीं होगा। और यदि हम अपने कार्य अपने स्वभाव के रुचि के अनुसार करें तो हमें निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने से ही मनुष्य संतोष पाता है। यदि आप निराशा के रोगी हैं तो आप अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलकर निराशा से काफी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा के कारण भी अनेक प्रकार की मानसिक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। पश्चिमी देशों में व्याप्त अत्यधिक चिंता का मूल कारण गला काट प्रतियोगिता है। भारतीय विचारधारा प्रतिस्पर्धा को अवांछनीय मानती है। प्रतियोगी व्यक्ति मानसिक अंधकार से ग्रस्त रहता है एवं उसका दृष्टिकोण संकुचित और निम्नतम रहता है। भारतीय विचारधारा के अनुसार प्रतियोगिता की भावना से ऊपर उठकर सबको समान देखने वाला व्यक्ति किसी के प्रति ना तो द्वेष की भावना रखता है और ना ही किसी प्रकार की दुर्भावना। अतः आपको चाहिए कि आप कर्तव्य पालन, मानव प्रेम, आत्म साक्षात्कार जैसे उच्च लक्ष्यों को अपने समक्ष रखिए, तभी आप इस संकुचित विचारधारा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, भय। भय एक मूल प्रवृत्ति है। यही अनेक मानसिक बीमारियों की मूल जड़ है। आत्म बल विकसित करके और आत्म के परम सत्ता से जोड़कर मृत्यु के भय से भी मुक्त हुआ जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन के भय को दूर करने के लिए आत्मिक शक्ति का विकास छोटी वस्तुओं एवं स्थितियों को भूलकर बड़े प्रयोजन की ओर उन्मुख होना सबसे अधिक उचित माना गया है। व्यक्तिगत भय के अतिरिक्त सामाजिक भय है, तनाव और संकट। हमारा समाज इस प्रकार के तनाव, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति, वर्ण आदि भेदों से ग्रस्त है। यदि हम सोचना शुरू कर दें कि जब सब एक ही है, एक ही परम शक्ति है, तो तनाव कैसा, किसी बात का भय कैसे। पांचवा, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस। आक्रामकता एक जन्मजात प्रवृत्ति है। यही आगे चलकर हिंसा का रूप धारण कर लेती है। जब व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती या उसकी पूर्ति में कोई बाधा आ जाती है तो वह संभाविक रूप से उस बाधा के प्रति आक्रामक रुख अख्तियार कर लेता है। क्रोध एवं आक्रामकता से अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए हमें इसका निराकरण अवश्य करना चाहिए। माना गया है कि क्षमा और प्रेम के गुण तत्काल अपना प्रभाव दिखाते हैं। यदि हिंसा से हिंसा उपजती है, क्रोध से क्रोध का जन्म होता है, तो प्रेम और क्षमा से ये दोनों जड़ से मिट जाते हैं। हमारे देश के महापुरुषों गौतम बुद्ध से लेकर कबीरदास तक ने क्षमा और प्रेम के उच्च विचारों पर बल दिया है, जो हिंसा और आक्रामकता का सफलता से नाश करने में सक्षम है। छठवां, मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन। मानसिक तनाव के कारण भी मनुष्य का सामान्य जीवन असामान्य हो जाता है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भारतीय विद्वानों ने योग विज्ञान के कुछ आसनों को महत्वपूर्ण बताया है। ये आसन निम्न है: शवासन और शीर्षासन इत्यादि। इन आसनों द्वारा शारीरिक विश्राम तो मिलता ही है, इसके साथ मन भी तनाव से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमें चाहिए कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण अवश्य करें। यदि व्यक्ति अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहे तो किसी भी प्रकार का तनाव या संघर्ष उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के विज्ञानी युग में प्रत्येक स्त्री पुरुष का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने मस्तिष्क की शक्तियों का उचित विकास करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्रता से करे। यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई है कि हमारे ही काम
करने के तरीके सही या गलत होते हैं। यदि हम अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को अच्छी तरह से विकसित कर लें तो भूल चूक की संभावना प्रायः नगण्य हो जाती है। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो आप इस भ्रम में हरगिज ना रहिए कि अधेड़ उम्र हो जाने से या शरीर के बूढ़े हो जाने की वजह से आप किसी चीज को सीखने में असमर्थ हैं। आप बिल्कुल असमर्थ नहीं हैं, आप 100% समर्थ हैं। याद रखिए कि शरीर युवावस्था के बाद बूढ़ा होने लगता है, परंतु मन मस्तिष्क की योग्यता तब भी बढ़ती रहती है और वृद्धा अवस्था तक बढ़ती रहती है। यह बात मनोविज्ञान स्वीकार करता है कि हम अपनी समस्त मानसिक शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा उपयोग में लाते हैं। शेष 90% सोया पड़ा रहता है। जरा सोचिए, हम अपने उसी सोए पड़े 90% मस्तिष्क को जगाकर काम में लगा दे तो क्या होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपने मन मस्तिष्क के बेहतर तालमेल से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्रता से कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि हमने अपना कोई उद्देश्य पक्का किया है या नहीं। हमें अपने उद्देश्य का अवश्य ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि समुद्री जहाज को होता है। जब वह बंदरगाह से रवाना होता है, जीवन एक यात्रा है। आप ही बताइए, बिना मंजिल के जीवन प्रगति कर सकता है क्या? कदापि नहीं। वह रुक जाता है और रुक कर सड़ जाता है। उद्देश्य निश्चित करने में मन को एक दिशा मिल जाती है और मानसिक शक्तियां एकत्रित होकर उस दिशा की ओर प्रेरणा दिलवाती है। उद्देश्य निर्धारित हो जाने पर मन स्वयं ही अपनी भावनाओं और विचारों को अपने कर्म के साथ इस तरह से जोड़ देता है जैसे कि तीनों एक ही हो और फिर सफलता आपकी तरफ खींची चली आती है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, चाहे वह कला, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ईश्वर भक्ति, लोक सेवा, कुछ भी हो। यदि आप बिना उद्देश्य के जी रहे हैं तो आप केवल भटक रहे हैं। आप सोचिए कि आपका उद्देश्य क्या हो सकता है। याद रखिए, आपको वही उद्देश्य चुनना है जिसमें आपकी रुचि हो, लगन हो और अनुराग हो, तथा जिस उद्देश्य में आप अपनी समस्त मानसिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद भी यदि आपकी इच्छा शक्ति दुर्बल या मंद है तो उद्देश्य का होना या ना होना बराबर है। और यदि आपकी लगन क्षणिक या अस्थायी है तो कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। उद्देश्य सामान्य ना होकर विशिष्ट अथवा यशस्वी अद्भुत होना चाहिए। याद रखिए, मानसिक निपुणता ही दुनिया में सबसे अधिक उपयोगी धन है। दौलत भी मस्तिष्क का मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि यह मस्तिष्क पर ही निर्भर करता है। सारे शरीर से पूरी मेहनत का फल यदि 100 रुपया मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति में लाखों कमाते हैं। उत्साह मनुष्य में पावर हाउस अर्थात शक्ति की खान का कार्य करता है। आपने घर में बिजली 220 वोल्ट की आए तो आपके बिजली के सारे यंत्र ठीक ठाक काम करते हैं, और यदि वोल्टेज कम आ रहा हो तो लैंप टिमटिमाने लगते हैं, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन आदि मंद पड़ जाते हैं। कुछ इसी तरह से आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको अपने भीतर उत्साह की शक्ति का संचार करना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले ही कहा है कि व्हाट डू यू थिंक यू बिकम। तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। दोस्तों, सबके लिए अच्छा सोचिए और अच्छा रहिए। धन्यवाद।